हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो। चलिए आज की क्लास में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण है, कारक है, वह कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर अभिप्रेरणा का जो प्रमुख जो कारक है, इसको प्रभावित करने वाले, वह हो जाएगा आपका आवश्यकताएं। आवश्यकताएं यानी नीड्स, यानी आवश्यकता आविष्कार के जननी है। आवश्यकता ही क्या है, तो आवश्यकता ही है जो आविष्कार के क्या है, जननी है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है, यानी किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, तो आविष्कार करते जाते हैं। जैसे बातचीत करने के लिए हमें एक टेलीफोन की जरूरत पड़ा, या ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए कि दूर दराज व्यक्ति से हम बात कर सकते। पहले लेटर चलता था, लेटर के बाद क्या हुआ, लेटर के बाद मोबाइल आया, मोबाइल से दूरभाषी, दूर से हम लोग क्या तो बातचीत कर सकते। दूरभाषी वह बदल गया क्या चीज में, दूरदर्शी में बदल गया, यानी दूर के वस्तुओं के पहले टीवी पर देखते थे, लेकिन अब लाइव देखते हैं, यानी सेम टू सेम किसी से बातचीत करते हैं। तो जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती जा रही है, वैसे वैसे आवश्यकता के आविष्कार की जननी है, यानी आविष्कार हम लोग करते जा रहे हैं। तो बालकों की ही नहीं बल्कि बड़ों को भी यह प्रवृत्ति होती है कि वह आवश्यकता को वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। अध्यापक को चाहिए कि बच्चों में पाठ्य सामग्री की आवश्यकता का अनुभव कराया जाए। उसके बाद है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में क्या होती है, तो सहायता देती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वे कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है आदतें। जिस पाठ या कार्य में बालक की रुचि, जिस पाठ या फिर कार्य में बालक की रुचि होती है, उसे वह तुरंत सीख लेते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे सहायक सामग्री पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण के लिए अपनाए जिससे बालक पाठ में क्या करे, तो रुचि ले। तो आप लोग देखते हो कि इस पर आजकल के जो बुक आ रहे हैं, उसमें चित्र के साथ रहता है। चित्र के साथ जैसे बालक क्या करता है, तो उसमें उसको पढ़ने लायक रहता है, यानी मन लगता है, तो वह है जो बालक पढ़ता है। उसके बाद है आदतें, हैबिट्स। बच्चों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में क्या होती है, तो सहायक होती है। नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होने पर पाठ के विकास में सहायक होता है। यानी जो नया ज्ञान जो सीखने जा रहा है बालक, कोई बुक में पढ़ने नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में जब किताबें जब पढ़ेगा, तो उसे पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए रहना चाहिए। जैसे जाएगा, जब छोटा बच्चा जाता है, ओवन क्लास में जाता है या फिर एनसी में जाता है, तो उसे पूर्व ज्ञान से ही उसे जोड़ा जाता है। जैसे छोटा में उसे सिखाया जाता है कि वह तोता है, तो पैरोट उसमें लिख के तोता लिखा जाता है। छोटा छोटा जो बच्चा का जो बुक देखेंगे उसमें इस तरह से आता है। ये एप्पल है, तो एप्पल का फिगर देकर के नीचे एप्पल लिखा हुआ रहेगा, तो उसका पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी जो बच्चा है, जो आराम से उसे पहचान सकता है कि ये एप्पल है, यह बिल्ली है, ये डॉग है, तो इस तरह से जान सकता है। उसके बाद है संवेदनात्मक स्थिति। संवेगात्मक स्थिति। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों की संवेगात्मक स्थिति को पूरा पूरा ध्यान रखे। इस बात का ध्यान उसे अवश्य रखना चाहिए कि जो बालक को दिया जा रहा है, उसके प्रति बालक को घृणा नहीं हो, प्रेम हो। सीखे जाने वाले ज्ञान के प्रति बालक का संवेगात्मक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो निश्चित ही वह अभिप्रेरणा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा। उसके बाद है आकांक्षा। तो अभिप्रेरणा का प्रमुख प्रतिकारक है आकांक्षा करना, यानी किसी चीज का आकांक्षा करना मतलब चाह रखना। अच्छे अध्यापक यह बताते हैं कि वे छात्रों को यह कहकर अभिप्रेरित करते हैं कि वे उनके कार्य की उपेक्षा करते हैं। ऐसे अध्यापक गृह कार्य, प्रश्न पूछने, रोचक सूचना देने के माध्यम से छात्र को अभिप्रेरित करते हैं। छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार मार्ग प्रदर्शन दिया जाता है। ऐसे अध्यापक आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार से अभिप्रेरकों को लाभ उठाते हैं। उसके बाद है आपका अध्यापक की अभिप्रेरक भूमिका, यानी मोटिवेशनल रोल ऑफ ए टीचर। अभिप्रेरणा का लाभ उठाने में अध्यापक की प्रेरणा प्रमुख है। उत्तम शिक्षण विधियों का विनियोग करके पाठ्य सामग्री को वे रोचक बनाते हैं।
छात्रों में प्रोत्साहन तथा पुरस्कार के माध्यम से आगे बढ़ने के क्या करते हैं, तो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कोई एग्जाम लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, छात्रों को कुछ प्रोत्साहन दे देते हैं, जैसे पेन दे दिए प्रोत्साहन राशि, या फिर उसे क्या करते हैं तो शाबाशी देते हैं। उससे क्या होता है, तो बालकों को प्रेरणा मिलती है, छात्रों की आवश्यकताओं को समझते हैं और उसके अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं। मैस्लो ने शारीरिक आवश्यकताओं, चोट भय आदि से सुरक्षा, प्रेम तथा उसके तीव्र अभिव्यक्ति, क्षमता की भावना, क्षमता तथा आवश्यकता की पूर्ति को अध्यापक द्वारा अभिप्रेरित किए जाने वाले व्यवहार के लिए क्या माना है, तो आवश्यक माना है। उसके बाद है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड, तो पुरस्कार एवं दंड का अभिप्रेरणा से अत्यधिक, अभिप्रेरणा में क्या है, तो अभिप्रेरणा में अत्यधिक इसका महत्व है। जब किसी बच्चे को जब दंड देंगे तो उसके ओर क्या होता है, तो नकारात्मक भावना उसमें उत्पन्न होती है। और जैसे उसे जब पुरस्कार के लिए बात किया जाता है कि तुझे मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, ये बाइक देंगे, तो इसके लिए क्या होता है, तो संतोषजनक भावना उसके अंदर है जो उत्पन्न होता है, एक मोटिवेशन प्रदान करता है। तो जब बालक को पुरस्कार अथवा दंड दिया जाता है तो उसका एक ही अर्थ होता है, भावों व्यवहारों पर अनुकूल प्रभाव डालना। पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बालक का कार्य करता है, प्रत्येक बालक कार्य करता है। अध्यापकों को चाहिए कि वह बालकों में कार्य की अभिवृत्ति उत्पन्न करे, पुरस्कार के प्रति लालच नहीं। विद्यालय में पुरस्कार के लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे पुरस्कार से आनंद प्राप्त होता है, प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तीसरा है रुचि एवं उत्साहवर्धक होते हैं और मनोबल उत्पन्न करते हैं एवं छात्रों के अहम को संतुष्ट करते हैं, यानी ईगो को संतुष्ट करते हैं। पुरस्कारों से कुछ हानियां भी है, जैसे पहला, पुरस्कार से कार्यों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न नहीं होती, अपूर्ति। वह केवल पुरस्कार प्राप्ति करने के लिए कार्य करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, इसलिए हमें एग्जाम में पास करना है, हम एग्जाम में पास करेंगे तो पापा हमको लैपटॉप दिलाएंगे, बस इसलिए वह कार्य है जो करता है। तो छात्र पुरस्कार प्राप्ति के लिए धोखा देते हैं, बिना त्याग किए प्राप्ति की आशा को प्रोत्साहन मिलता है। पुरस्कार प्राप्ति के लिए ही बच्चे कार्य करते हैं, उनमें कार्य के प्रति प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वह नहीं रहती है। वह केवल है जो इस चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए वह है जो कार्य करता है। विद्यालयों में पुरस्कार के इतने अवसर चाहे प्राप्त न होते हो, दंड के अवसर तो सदैव ही प्राप्त होते रहते हैं। आजकल मनोवैज्ञानिक शारीरिक दंड को अनुमानित बताते हैं। थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक को दंड देते समय उसका कारण तथा उद्देश्य अवश्य बता दिया जाए। दंड देते समय बालक की आयु, संवेगों तथा बुद्धि आदि का ध्यान अवश्य रखा जाए। विद्यालयों में दंड के कुछ लाभ इस प्रकार भी है। दंड है जो अवांछित कार्य करने से क्या करता है, तो बालकों को रोकता है। अनुशासन का स्वरूप होता है कि नहीं, कोई गलत काम करेंगे तो हमको टीचर जी हैं जो पीट देंगे, तो अनुशासन का स्वरूप होता है। अवांछित कार्य करने से रोकना। पुरस्कार के साथ इस्तेमाल करने बच्चों को अवांछनीयता का विश्वास दिलाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। दंड के जगह लाभ है, वहां उससे कुछ हानियां भी है। दंड का आधार भय होता है, इन भय से कोई बालक है जो पढ़ भी नहीं पाता है, कुछ उसके मन में डाउट्स होते हैं, वह पूछ भी नहीं पाता है। यदि बालक दंड ग्रहण करने को तैयार हो तो उसके उद्देश्य क्या होता है, तो समाप्त हो जाता है कि अच्छा आज हम होमवर्क नहीं बना कर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो टीचर जी हमें पीटेंगे, तो उसे पिटाने का डेली आदत बन जाता है। इससे अभिप्राय तथा दुखद अनुभूति, इसे अप्रिय तथा दुखद अनुभूति उत्पन्न होती है। दंड के परिणाम अस्थायी होते हैं। अध्यापक तथा समाज के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होती है। दंड की कठोरता की कोई माप है जो नहीं है। चलिए देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक जेपी सेवर्ड के अनुसार पुरस्कार तथा दंड दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना, लेकिन दोनों की विधियां हैं जो अलग अलग है। पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संहित कार्य के साथ एक मधुर स्मृति जोड़ता है और दंड एक
अवांछित कार्य को रोकने के लिए उसके साथ एक अप्रिय अनुभूति को जोड़ता है। यदि पहले से यह आभास हो कि दंड व्यक्ति को अवांछित कार्य से हटाएगा और उसकी अभिप्रेरणा को बदल देगा, तो प्रतिशोधन एवं परपीड़न जो रीति है के साधन के सिवाय किसी भी रूप में उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो ये था आपका अभिप्रेरणा के क्या कार्य था, वह था। आगे हम लोग देखेंगे पुरस्कार के विभिन्न प्रकार, इसके लाभ तथा हानि क्या क्या है, पुरस्कार देते समय विचारणीय तथ्यों, किस किस तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए, इसके वर्णन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।